Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? वी हैव टू एक्सप्लेन दिस टर्म. Okay, and the second part of the question is asking about discuss the contribution of high yielding and short duration varieties in crop and intensification and diversification in India. ठीक है, हाई यील्डिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज का क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था इन क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया. ठीक है, तो वी विल आल्सो डिस्कस दिस. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्रीकल्चर ऑप्शनल एग्जामिनेशन. आईएफओएस के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में था ये क्वेश्चन. एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस आल्सो बिकॉज अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल यूपीएससी है देखो, स्टेट सर्विसेज के लिए देखो, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर साल कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्वेश्चन आता ही है, डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए, वी हैव टू नो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. ओके, और हाई यील्डिंग वैरायटीज से भी क्वेश्चन है. और नॉर्मली वी सी दैट कि डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज काफी पूछा जाता है. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या वी ऑल नो दैट हाई यील्डिंग वैरायटीज वर रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन. तो often we see that कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. जनरली डिसएडवांटेजेस सबको पता है, एडवांटेजेस में तीन पता है कि हाई प्रोडक्शन ये दिस दैट. पर इस बार जो ये क्वेश्चन था उसका इट हैज गॉन इनटू डेप्थ कि क्या कंट्रीब्यूशन था. डिसएडवांटेजेस छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए. क्या कंट्रीब्यूशन था हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज का क्रॉप इंटेंसिफिकेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में. ठीक है, सो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस. तो सबसे पहले आप देखो कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आखिर होता क्या है. व्हाट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या? दैट इज इट सिंपली मींस ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन एन एरिया. ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन एन एरिया. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? आप एक एरिया में, मान के चलो आपके पास ये एक फील्ड है और इसमें आप एक क्रॉप से ज्यादा उगा रहे हो. सपोज पर इन 3 सीजन आप विंटर सीजन या रबी सीजन में मान के चलो यहाँ पे उगा रहे हो वीट, खरीफ सीजन में आप उगा रहे हो राइस, और जैद सीजन में उगा रहे हो वेजिटेबल्स. तो क्योंकि ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हो, तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. इसी को डाइवर्सिफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं. ठीक है, और इसका एक चीज और है, one meaning you should also know that adding more crops in an existing rotation. इसका मतलब ये भी है कि adding more crops in existing rotation. दैट इज अगर मान के चलो ये रोटेशन हमारे चल रहा है विस राइट और वेजिटेबल्स का, तो इसमें अगर हम कहीं जगह बना करके कुछ फॉडर क्रॉप्स लगा दें, ठीक है, कहीं पे कुछ शिफ्ट करके पल्सेस लगा दें, ठीक है, या फिर रोटेशन चेंज करके पल्सेस लगा दे, दैट विल आल्सो मीन टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. मतलब अगर हमारा रोटेशन 2 क्रॉप का चल रहा है, राइस और व्हीट का, तो इसमें हम लोग कैसे और क्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे वेजीज को ऐड कर सकते हैं, कैसे फॉडर क्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं. दिस इज आल्सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. और अगर एडवांस्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इस दैट दे मीन ओनली दिस ग्रोइंग एंड मोर देन वन क्रॉप्स. तो खैर हर एक जगह हो रहा है, दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. पर व्हेन यू गो टू एडवांस्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो वो क्या हो जाता है? दैट इज दिस कि जो हमारा अभी कंटिन्यूइंग रोटेशन है उसमें हम लोग कैसे और क्रॉप्स को ऐड करके अपने रोटेशन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज. अब देखिए इसके काफी बेनिफिट्स भी हैं. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. फर्स्ट वन इज दैट, अब क्या होता है कि अगर आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक, सपोज राइस की रोटेशन है, what happens? Rice will extract similar nutrients, same nutrients. It will extract same nutrients. और अगर ये सेम न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगी तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. और अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो क्रॉप्स को तो देयर विल बी डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स. और इस तरह से क्या होगा, सॉइल को टाइम भी मिल जाएगा टू रिप्लेनिश द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स. जैसे अब ये न्यूट्रिएंट्स राइस ने कुछ एबीसी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किया है, और मान के चलो यहाँ पे व्हीट ने, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, हालांकि दोनों का तो रिक्वायरमेंट लगभग सिमिलर है. फॉर एग्जांपल सम वेजिटेबल्स ने DEF
रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है। तो अगर आप ये दोनों को रोटेशन करोगे तो क्या होगा कि जब ये वेजिटेबल्स लगे होंगे तो यहाँ पे एबीसी न्यूट्रिएंट्स को टाइम मिल जाएगा रिप्लेनिशमेंट का। एबीसी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ताकि आप समझ पाओ। और फिर अगर जब आप राइस लगाओगे तो ये डीईएफ न्यूट्रिएंट्स को टाइम मिल जाएगा रिप्लेनिशमेंट का, ताकि जब दोबारा से वेजिटेबल्स लगे तो उसके उस टाइम सॉइल पे होगा। अब क्या होगा, बार बार राइस के रोटेशन में हो तो सेम न्यूट्रिएंट्स आर दैट विल क्रिएट दैट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन द सॉइल। तो ये इससे भी लड़ने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन रीजन इज दैट, और अदर रीजन्स भी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल आइटम्स होंगे, हमारा डाइटरी हैबिट्स डाइवर्सिफाई होगा। सो दीज आर मेनी बेनिफिट्स। तो ओवरऑल मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है, मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड नाइसली कि व्हाट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज। अब आप इसे अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप समझ गए, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के बारे में, दैट इज कि इंटेंसिफाई करना है। इंटेंसिफाई मतलब कि सेम एरिया में हम प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, सिंपली अगर मान के चलो स्पेसिंग ये रख रहे हैं तो इंटेंसिफाई करके हम लोग स्पेसिंग कम कर देंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। फॉर एग्जांपल है जस्ट गिविंग। ठीक है, तो इंटेंसिफिकेशन इज इंटेंसिफाइंग द प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, और जो रिसोर्सेस है उसका अधिक यूज होगा इंटेंसिफिकेशन में। सो दैट इज सिंपली क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। सिंपली रखो कि सेम एरिया में हमें क्या प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगर यहाँ पे इतना 1 हेक्टेयर के लैंड में अगर 1 टन हो रहा था तो हमें इंटेंसिफाई करना है अपने क्रॉपिंग को, यहाँ प्रोडक्शन करना है 2 टन। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। अब आप दोनों समझ गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज इन क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। इसमें एचवाईवीज शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज का क्या ये था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन था। तो लेट्स सी कंट्रीब्यूशन ऑफ एचवाईवी, सिंपली एच हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज। तो यू शुड नो दैट ड्यू टू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है, व्हीट और राइस के ही हाई यील्डिंग वेराइटीज की वजह से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ एंड वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो वी शुड बी नोइंग दैट। अब देखो ये इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शॉर्टर लाइफ साइकिल होता है। शॉर्टर लाइफ साइकिल दैट इज कि मान के चलो एक नॉर्मल राइस या व्हीट वेराइटीज को 150 डेज लग रहा है, तो ये एचवाईवीज जो है दैट विल बी रेडी इन 110 to 120 डेज। तो यू गेट एक्स्ट्रा 30-40 डेज इन योर हैंड। जब ये एक्स्ट्रा 30-40 दिन बच रहे हैं आपके पास तो यू कैन ग्रो अदर क्रॉप्स हियर, यहाँ पे दूसरे क्रॉप्स को आप यहाँ पे लगा सकते हो। हेंस इससे क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन को बेनिफिट मिला। अगर ये 150 डेज लगता तो 150 डेज तक सेम रहता। अब यहाँ पे क्योंकि 30 डेज 40 डेज के बाद टाइम पीरियड, तो यू कैन सिंपली ग्रो सम वेजिटेबल्स, सम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो कि 30-40 डेज में जो हार्वेस्ट दे दे आपको। यू कैन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने में ये मदद मिला। सेकेंडली क्या इंटेंसिफिकेशन हुआ। अब देखो 150 दिन में अगर आप सिर्फ लगा रहे हो 150 डेज यू आर जस्ट डूइंग सपोज फॉर एग्जांपल राइस, तो राइस से मान के चलो 110 हुआ, अब 1 टन प्रोडक्शन हुआ फॉर एग्जांपल एंड जस्ट गिविंग। अब क्या है कि यहाँ पे 120 दिन में 1 टन से अधिक प्रोडक्शन भी हो रहा है, दे आर आल्सो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, 2 टन प्रोडक्शन भी हो रहा है। सेकेंडली कि यहाँ पे आपको अदर क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन मिल रहा है दैट इज एन एडेड एडवांटेज, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू इंटेंसिफिकेशन। Secondly, greater yields and food security. Rice yields have grown to a next level. Wheat yields have grown to next level. और green revolution की वजह से we have become food secure. तो इससे क्या होगा, अब मान के चलो आपके पास we are not secure in food. We are importing rice and wheat from other countries. So what you think? अगर आप राइस और wheat import करो अदर कंट्री से और आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके वेजिटेबल्स लगा रहे हो, या लोगों के पास चावल मतलब लोगों के पास सीरियल्स खाने के लिए है नहीं और आप वेजिटेबल्स लाके उन्हें क्या खिलाने वाले हो। तो जब तक आप फूड सिक्योर्ड नहीं रहोगे तब तक डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन का कोई रोल ही नहीं आता। डाइवर्सिफिकेशन का तो कोई रोल नहीं आता जब तक आप फूड में सिक्योर, आपके पास खाने के लिए नहीं है और आप फ्रूट्स उगा रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग राइस टू ईट एंड यू आर प्रोड्यूसिंग एप्पल्स किलो है, राइस नहीं होगा तुम एप्पल्स खाओ, दैट इज बुलशिट, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द रियल सेंस। तो हाई यील्डिंग वैराइटीज व्हाट दे डिड, उसने की ग्रेन ग्रेटर यील्ड्स को हमारे बढ़ा दिया। वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट। जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड ग्रेन्स में तो वी गॉट द टाइम टू ग्रो अदर क्रॉप्स। ठीक है, अब हमको पता है कि हम लोग जैसे अब पहले इतने एरिया में मान के चलो हम लोग खा पा रहे थे सेल्फ सफिशिएंट, अब क्या हो रहा है कि हाई यील्डिंग वैराइटीज की वजह से हम लोग इतने एरिया में ही वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वी हैव लेफ्ट दिस एरिया, ये एरिया हमारा बच गया। तो इस एरिया में हम लोग अदर क्रॉप्स उगा सकते हैं। वी नो दैट वी हैव सेल्फ सफिशिएंट इन सेरेल्स, तो दिस इज वन एडेड एडवांटेज। स्केल न्यूट्रल है। स्केल न्यूट्रल की ये एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक 1 हेक्टेयर के फार्म में स्मॉल फार्मर्स भी लगा रहा है
और कोई 100 हेक्टेयर के फार्स में कोई बिग फार्मर्स भी लगा रहा है, तो द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन विल उसके भी 1 हेक्टेयर में जितना प्रोडक्शन होगा, इसी स्मॉल फार्मर के 1 हेक्टेयर में भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। अगर आप फिर प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह पे चले जाओ, दैट दोज आर नॉट स्केल न्यूट्रियल, आपको लॉन्ग पैचेज ऑफ लैंड चाहिए। पर HYP में ऐसा नहीं था, छोटे पैचेज में अगर आप क्रॉप करो, अगर आप रेशियो निकालो तो हो सकता है कि एक बिग पैचेज में जितना उस छोटे पैच में प्रोडक्शन होता है, स्मॉल पैच में भी उतना ही होगा। तो दीज आर स्केल न्यूट्रल, तो इससे क्या स्मॉल फार्मर्स को भी काफी एडवांटेज मिला। ठीक है, नेक्स्ट दे आर ड्वार्फ वैरायटीज। अब ड्वार्फ वैरायटीज क्या होगा, एक तो छोटी वैरायटीज है, देयर स्ट्रॉन्गर वैरायटीज। ठीक है, जल्दी दे डू नॉट फॉल वगैरह ऑफ विंड्स वगैरह, एक एडवांटेज है। तो मेन एडवांटेज रिलेटिंग टू इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इज दैट दे टेक लेस स्पेस। अगर मान के चलो इतनी बड़ी फील्ड है हमारा, और नॉर्मल वैरायटीज में आप 4 रोज 3 रोज बन रहा है, ड्वार्फ वैरायटीज में आप इजिली वहां पे 5 रोज बना सकते हो, बिकॉज दीज आर ड्वार्फ एंड दे आर टेक लेस स्पेस। तो अगर आप ये कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिफिकेशन हो रहा है क्रॉप्स का। ठीक है, दिस इज लीडिंग टू क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, क्योंकि अब ये लेस स्पेस ले रहा है तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर। तो एक ये हो गया हाई अडेप्टेबिलिटी। अब क्या है, दिस हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज आर हाईली अडेप्टेबल बाय फार्मर्स। इसमें क्या है, कोई खतरनाक एक्सपर्टीज नहीं चाहिए था, नॉट सो मच ऑफ एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड। आवर फार्मर्स फ्रॉम द ईयर्स हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ HYPs एंड दे हैव अडॉप्टेड इट वेल। और अब क्या है कि जैसे उसमें व्हीट और राइस पे था, नाउ वी हैव हाई यील्डिंग वैरायटीज फॉर पल्सेस, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ वाइल्ड सीड्स, cereals तो है। वी हैव आल्सो डेवलपिंग मेनी हाई यील्डिंग वैरायटीज व्हिच विल गिव मोर प्रोडक्शन फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो these high yielding varieties in these crops has also led to increase in diversification and intensification। इसके वजह से भी diversification और intensification हो रहा है। So this is the contribution of HYPs। तो I hope आपको समझ में आ गया। ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। काफी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू नाउ अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। एंड अगर आप इसमें चाहो तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज के। डिमेरिट्स जो वी ऑल नो, दैट इज इट रिक्वायर्स हाई रिसोर्सेज। फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट इसमें काफी अधिक है, इसमें आपकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट काफी अधिक है। सो दीज थिंग्स आल्सो बिकम्स अनसस्टेनेबल विद ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, क्योंकि इट विल लीड टू सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, these things, erosion of soil, but these are demerits, but there are certain merits also, because due to these varieties also we become self sufficient। अगर आप self sufficient अभी नहीं बन पाते तो हम लोग बात ही नहीं करते इस चीज की कि soil pollution, water, खाने को नहीं है भाई, soil pollution के बारे में कौन बात कर रहा है। So they are here, but now the time is to shift। high yielding varieties का use करो, but the use should be shifted using of high fertilizers, high irrigation। we need to shift through macro irrigation practices, shift to sustainable fertilizers practices, so that दोनों साइड से हमें बेनिफिट्स हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर वेरी वेल। ये क्वेश्चन की सारे टॉपिक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ पाए, और इस तरह से आप अपने आंसर्स में इस पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और कुछ भी और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हो तो वी कैन लेट अस नो बाय कमेंटिंग। कमेंट करके हम बता सकते हो क्या क्या पॉइंट्स आपको लग रहा है इसमें ऐड होने चाहिए, सो दैट वी कैन आल्सो नो योर थॉट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, एंड प्लीज डू subscribe। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोज आप सबको बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।